तो मॉर्निंग वाले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि टेम्परेचर तीन चीजों के लिए बड़ा स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी दिखाता है। सबस्ट्रेट के लिए, टेम्परेचर के लिए, पीएच के लिए। तो मैंने सबस्ट्रेट में स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या समझाया था कि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करता है, दिस इज स्पेसिफिसिटी। बट दूसरा स्पेसिफिसिटी है एंजाइम का टेम्परेचर के लिए, और ये जो स्पेसिफिसिटी है ये स्पेसिफिसिटी ही है सेंसिटिविटी। वहां सेंसिटिविटी नहीं था, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए सेंसिटिव नहीं होता है, स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे स्पेसिफिसिटी का मीन्स ही ये है कि एंजाइम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर में एक्ट वर्क करता है, ये उसका स्पेसिफिसिटी है। और बियॉन्ड दैट रेंज, मतलब दैट स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर एंजाइम वर्क नहीं कर पाता है, ये उसका सेंसिटिविटी है। मतलब एंजाइम उस रेंज के लिए, जिस रेंज में वो वर्क कर रहा है, उस रेंज के लिए स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है। और आउट फ्रॉम द रेंज जैसे ही टेम्परेचर के लिए हुआ, टेम्परेचर हुआ एंजाइम के लिए, तो वो सेंसिटिविटी दिखा रहा है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इस अर्थ पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो लिविंग सिस्टम के अंदर वर्क कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम वो वर्क करता है टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री के रेंज में। कुछ किताबों में 20 से 38 डिग्री लिखा गया है, आप एज पर ऑप्शन करीब वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मैंने आपको बताया 20 से 40 डिग्री के रेंज में, डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम इसी टेम्परेचर के रेंज में वर्क करता है। तो ये क्या हो गया, ये हुआ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम फॉर द टेम्परेचर। मगर अगर टेम्परेचर 20 से कम कर दें तो भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर 40 से ज्यादा कर दें तो भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा, इधर भी वर्क नहीं करेगा, उधर भी वर्क नहीं करेगा। तो बियॉन्ड द मिनिमा और मैक्सिमा लिमिट एंजाइम वर्क नहीं करेगा, दैट मींस एंजाइम आर सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर। कितनों को समझ में आ गया? दोनों को समझ में आ गया, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों यहाँ है। रेंज के अंदर स्पेसिफिसिटी है और बियॉन्ड द रेंज सेंसिटिविटी है। क्वेश्चन इज दैट आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिनिमा लिमिट के बाद भी एंजाइम वर्क नहीं कर रहा, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैक्सिमा लिमिट के बाद भी एंजाइम वर्क नहीं कर रहा? क्या दोनों का कारण सेम है? क्या दोनों का कारण डिफरेंट है, या फिर कोई कारण ही नहीं है? क्या जवाब देना चाहोगे? दिमाग लगाओ। यस सर। हाँ बताओ। एंजाइम तो सिर्फ प्रोटीनेशियस नेचर का है, तो टेम्परेचर बढ़ने या घटने से वो डीनेचर हो सकता है। बढ़ने से डीनेचर हो सकता है, मान लिया, चलो। हाँ, अगर मैक्सिमा लिमिट क्रॉस करेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रोटीन चूंकि क्वाटरनरी टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है तो डीनेचर हो जाएगा, तो वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो फंक्शन नहीं कर पाएगा। चलो, इसका रीजन तो आपने बता दिया, मगर घटने से डीनेचर थोड़ी होता है, टेम्परेचर घटने से डीनेचर थोड़ी होता है, बढ़ने से होता है। घटने से क्या होता है ऐसा, तो सुनो ध्यान से। घटने से देखो क्या है ना कि मान लो ये एंजाइम है, देखना इधर, ये एंजाइम है, मैंने दिन में भी समझाया था, डब्बा डुब्बी लोग बना के समझाते हैं, टेम्परली मैं भी डब्बा बना रहा हूँ, बाकी आपको कंसेप्ट पता है, डब्बा के पीछे का कंसेप्ट पता है। तो देखो ऐसे कई सारे एक्टिव साइट हैं, एक नहीं है, कई सारे एक्टिव साइट हैं यहाँ पे, ठीक है, कई सारे। और यहाँ पे घने सारे क्या रखे हुए हैं, उसका सबस्ट्रेट रखा हुआ है। ओके, ये सबस्ट्रेट अपने यहाँ पे एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं होगा, इसके लिए इसको फ्री एनर्जी देना पड़ेगा वर्क करने के लिए। फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी अवेलेबल फॉर टू डू वर्क, राइट, फ्री एनर्जी उसको कहते हैं। तो जब तक इस सबस्ट्रेट को मूव करके यहाँ एक्टिव साइट तक नहीं पहुंचाया जाए, तब तक ये सबस्ट्रेट थोड़ी ना बाइंड कर लेगा अपने एक्टिव साइट से, एंजाइम के एक्टिव साइट से। अब ये जो सबस्ट्रेट वहां मूव करके जा रहा है, इसके लिए इसको फ्री एनर्जी चाहिए, और वो फ्री एनर्जी इसको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। और वो मोस्ट ऑफ द एंजाइम अगर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो उसके सबस्ट्रेट 20 से 40 डिग्री के रेंज में आराम से एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाते हैं इजिली, मोस्ट ऑफ द एंजाइम। और अगर टेम्परेचर 40 से अधिक हुआ तो सबस्ट्रेट तो इजिली पहुंचेंगे एंजाइम के पास, लेकिन तब तक एंजाइम ही डीनेचर हो चुका होगा, तो सबस्ट्रेट के पहुंचने का कोई फायदा नहीं। मगर अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो एक्टिव साइट एज इट इज रखा हुआ है, एंजाइम एज इट इज है, मगर इस सबस्ट्रेट के पास इतनी फ्री एनर्जी नहीं मिल पाएगी हीट एनर्जी के फॉर्म में कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के पास पहुंच पाए। यानी कि सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ, एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग ही नहीं हो पाएगा, उसको हीट एनर्जी मिल ही नहीं रही है, उसको उतनी फ्री एनर्जी अवेलेबल हो ही नहीं रही है कि वो मूव करके जाए और एक्टिव साइट से बाइंड करे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर लो टेम्परेचर पर एंजाइम को रखा गया है
तो बाद में टेम्परेचर बढ़ाने पे दोबारा एंजाइम वर्क कर सकता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर नहीं हुआ है, लो टेम्परेचर पर सबस्ट्रेट नहीं पहुंच पा रहा है एंजाइम के पास। तो जैसे ही आप टेम्परेचर पहुंचाओगे और पहुंचा के करोगे उसके ऑप्टिमम रेंज में, ऑप्टिमम रेंज ये है, ऑप्टिमम फेवरेबल रेंज, फेवरेबल रेंज में तो सबस्ट्रेट को फ्री एनर्जी मिलेगा और एंजाइम दोबारा वर्क करने लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि मिनिमा लिमिट के बियॉन्ड, मिनिमा लिमिट के बियॉन्ड जो टेम्परेचर एंजाइम वर्क नहीं कर रहा है वो टेम्पररली इनएक्टिव है, टेम्पररली। लेकिन मैक्सिमा लिमिट के बियॉन्ड एंजाइम जो वर्क नहीं कर रहा है वो परमानेंटली इनएक्टिव है। इसीलिए कहा जाता है दूध को बार बार फ्रिज में रख के खाने से बढ़िया है कि दूध को बार बार गर्म करके खाइए, क्योंकि उसमें जितने भी माइक्रोब्स वगैरह होंगे, माइक्रोब्स वगैरह के जो अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो माइक्रोब्स मरेंगे नहीं, माइक्रोब्स इनएक्टिव जरूर हो जाएंगे। माइक्रोब्स के जो बैक्टीरिया वगैरह है जिसको आप मारना चाहते हो, वो जो दूध को खराब कर सकता है उसको मारना चाहते हो, तो अगर फ्रिज में रखोगे तो वो मरेंगे नहीं, वो इनएक्टिव रहेंगे, उनके एंजाइम इनएक्टिव रहेंगे, मरेंगे नहीं, स्लोली वर्क करेंगे। मगर आप दूध को अगर खौला दोगे तो वो बैक्टीरिया के हीट, बैक्टीरिया को जब हीट मिलेगा तो बैक्टीरिया का माइक्रोब्स का जो भी है उसमें उसका एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और बैक्टीरिया जी ही नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। और उससे आपका दूध को अब वो टॉक्सिक, बैक्टीरिया से नुकसान नहीं है, बैक्टीरिया टॉक्सिन जो रिलीज करेगा उससे नुकसान है दूध को, उससे हमारे बॉडी को नुकसान है। तो बेटर है कि आप दूध को गर्म करके रखो, ना कि बार बार फ्रीज में रख के यूज कर रहे हो। यही कंसेप्ट कई जगह अप्लीकेबल होता है। कई सारे लोग फूड को फ्रीज में रख देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, दैट इज नॉट गुड। आपको पता है अगर आप फूड को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज में रख के खा रहे हो तो कई सारे बैक्टीरिया ना अडेप्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर में ग्रो करने के लिए। हाई टेम्परेचर में सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं और आपके खाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अच्छा एक बार सुनना, हाई टेम्परेचर पे भी तब आप फूड को, जैसे मान लो कि आपने फूड को रखा है और तब तक बैक्टीरिया ने टॉक्सिन उसमें रिलीज कर दिया है, तब गर्म करने का कोई फायदा नहीं है ना। आपको जब फूड खट्टा खट्टा लगने लगता है तब गर्म करके कोई फायदा थोड़ी है। बैक्टीरिया उसमें जो टॉक्सिन रिलीज करना था वो कर दिया, हार्मफुल टॉक्सिन। जब आपने फूड प्रिपेयर किया है उसी टाइम से उसको प्रॉपरली उसको हीट करो। जैसे मैं भी कुक करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे गर्मी का दिन है तो दिन में 4 बार चीजों को गर्म कर लेता हूँ। बैक्टीरिया को हम मौका ही नहीं देंगे, एक बैक्टीरिया भी बचा होगा तो उसको मौका ही नहीं देंगे दोबारा ग्रो करने के लिए, उसको एकदम मार के रखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज खाना बनाए और फ्रिज में घुसा के रख दिए, 3 दिन तक रखे और चौथे दिन निकाल के खा रहे हैं। 3 दिन में वो बैक्टीरिया स्लोली स्लोली वर्क करके अपने मेटाबॉलिज्म को स्लोली ही पहुंचा के टॉक्सिन रिलीज कर चुका होगा, क्योंकि बैक्टीरिया मरा नहीं था, बैक्टीरिया इनएक्टिव था। लेकिन अगर डेली आप खाना को आप डेली एक दिन में 4 बार गर्म करके रख रहे हो तो बैक्टीरिया मर जा रहा है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड फ्रीजिंग एंड बिहाइंड हीटिंग ऑफ फूड। ये कंसेप्ट है इसके पीछे का, समझिएगा इस कंसेप्ट को रियली। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया कि एंजाइम एक ऑप्टिमम रेंज में वर्क करता है। दुनिया के मोस्ट ऑफ द एंजाइम 20 से 40 डिग्री सेल्सियस में वर्क करते हैं। फिर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये जो आप टेम्परेचर बता रहे हो ये टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है या फिर बॉडी का है? कौन बताना चाहेगा? ये टेम्परेचर जो बता रहे हैं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, ये इन्वायरमेंट का है या बॉडी का है? बॉडी का। जाहिर सी बात है बॉडी का। एंजाइम इन्वायरमेंट में है क्या? हवा में है? एंजाइम हवा में थोड़ी वर्क कर रहा है, एंजाइम तो सेल के अंदर वर्क कर रहा है यार। बॉडी का टेम्परेचर है 20 से 40 डिग्री। और यहीं से इकोलॉजी का कंसेप्ट आपको हम पढ़ाए थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिसका भी जो भी बॉडी टेम्परेचर है उसी बॉडी टेम्परेचर में उसका एंजाइम वर्क कर रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर को किसी ना किसी तरह मेंटेन करके रखना चाहता है। यूनिथर्मल है तो फिजियोलॉजिकली, स्टीनोथर्मल है तो बिहेवियरली, कैसे भी चाहता है कि उसको लिमिट क्रॉस ना होने दे, लिमिट क्रॉस ना होने दे, क्योंकि उसी लिमिट में उसका एंजाइम वर्क करता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क करते हैं। और वो टेम्परेचर जो आपको बताया जा रहा है ये बॉडी का टेम्परेचर है, ना कि इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बढ़ने घटने से एंजाइम को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर वो स्टीनोथर्मल है तो वो भाग दौड़ के मेंटेन कर लेगा, और अगर यूनिथर्मल है तो वो फिजियोलॉजिकली एडजस्ट कर लेगा। फिर मन में एक सवाल आता है, सर आप कहते थे एक बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया जो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, हॉट वाटर स्प्रिंग में, याद आ रहा है? आर्की बैक्टीरिया, सर वो कैसे वहां सर्वाइव कर रहा है? सर एंजाइम 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसे वर्क कर रहा है? आर्की बैक्टीरिया का एंजाइम वर्क कर रहा होगा तभी तो वहां पे वो जिंदा है। सर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा
वो एंजाइम कैसे सर वहां वर्क कर रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल सर? पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, फिलिक मतलब लव, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है। और उसके एंजाइम क्यों वर्क कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पर? उसका कारण है, उसके पास उसका एडेप्टेशन है। और एडेप्टेशन क्या है? आर्की बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में खास प्रकार का फैट का कोटिंग होता है, लिपिड का कोटिंग होता है, और वो हाईली ब्रांच फैट होता है। और इतना हाईली ब्रांच फैट होता है कि पानी का टेम्परेचर भले ही 100 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है। हेलो, आर्की बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं है, भले ही इन्वायरमेंट का क्यों ना हो। इसका मतलब आर्की बैक्टीरिया के बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री को फेस ही नहीं कर रहा, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के सेल में बने खास प्रकार का लिपिड कोट है, हाईली ब्रांच लिपिड कोट है, फैट है, उससे आर्की बैक्टीरिया को अपना एडेप्टेशन से उसके एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। फिर मन में एक सवाल आता है, सर आप कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बढ़ने घटने से एंजाइम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं पड़ता है, मैं तो कह तो रहा हूं ना, हर ऑर्गन अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे न कैसे मेंटेन कर लेता है, क्योंकि एंजाइम बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप कहोगे सर व्हाट अबाउट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया, लाइटिक एंजाइम, सॉरी लाइटिक एंजाइम ऑफ बैक्टीरिया यानी फंजाई, सेप्रोफाइट्स। याद करो मैंने कहा था जो डिकम्पोजर होते हैं, कौन? वो वाले डिकम्पोजर जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर फंजाई होते हैं मोस्टली, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। वो लोग तो पहले अपने एंजाइम को, लाइटिक एंजाइम को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इन्वायरमेंट में आके वो एंजाइम डिकम्पोजिशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो एंजाइम तो इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है। यस, वो एंजाइम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, क्योंकि वो एंजाइम इन्वायरमेंट में ही वर्क कर रहा है। वो एंजाइम डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं कर रहा है, बॉडी के बाहर कर रहा है। तो आपसे कोई पूछ सकता है क्या सारे एंजाइम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अनइफेक्टेड होते हैं? आंसर इज नो। तो कौन से एंजाइम है जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगे? सेप्रोफिटिक फंजाई या सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो भी है, वो उनका जो लाइटिक एंजाइम है जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एंजाइम इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अफेक्टेड हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाया कि एंजाइम टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव भी है और एंजाइम टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक भी है। बोलो यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़े। अब एनसीईआरटी में एक रूल है, एक कंसेप्ट लिखा है, देयर इज अ थंब रूल। क्या लिखा है? देयर इज अ थंब रूल फॉर टेम्परेचर, देयर इज अ थंब रूल फॉर टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। अब ये थंब रूल वो वाला नहीं है, ना तो मैग्नेटिज्म वाला थंब रूल, ना फैराडे कॉन्सेप्ट, वो फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो डायरेक्शन निकालते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाला। यहाँ वो थंब नहीं है। यहाँ पे थंब का मतलब है ये थंब, ये और ये। कह रहे हैं वही तो कर रहे हैं, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ना ना ना, इसका मतलब बढ़ना और इसका मतलब घटना। समझ रहे हो? इसका मतलब बढ़ना, इसका मतलब घटना। समझिए इस बात को, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूँ। ऐसा देखा गया है, साइंटिस्टों ने, बायोकेमिस्ट्रिस्ट ने जब स्टडी किया टेम्परेचर का इफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी पर, तो पता चला जब भी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, क्या बोला जा रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो गई है। एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो गई है। और ठीक इसी प्रकार से अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाया गया है तो एंजाइम की एक्टिविटी हाफ हो गई है। दिस इज द थंब रूल कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल, और अगर 10 डिग्री घटाया जाए तो हाफ। यानी कि जितना बढ़ता है, जितना बढ़ाने पे उतना ही घटता है, उतना घटाने पे। दिस इज द थंब रूल फॉर द टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मगर एक बात बताइए, क्या आपके दिमाग में बात आ रहा है कि इस थंब रूल का लिमिटेशन होगा? कितनों को ऐसा लगता है थंब रूल का लिमिटेशन होगा? कितनों को ऐसा लगता है? आंसर कीजिए, क्या लिमिटेशन होगा? 20 से 40 के बीच। शाबाश। थंब रूल एप्लीकेबल है, मगर ओनली इनसाइड द रेंज, नॉट आउटसाइड द रेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि कोई एंजाइम है, ओके, वो ऑलरेडी 25 डिग्री पे काम कर रहा था, सुना ध्यान से,
25 डिग्री पे जब वो काम कर रहा था तो वो 25 डिग्री में पर यूनिट टाइम में मान लो कि एक्स सबस्ट्रेट को पर यूनिट टाइम में, सपोज दैट कि 1 मिनट में वो एक्स सबस्ट्रेट को, मान लो कि 1 मिनट में वो 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, सपोज दैट एग्जांपल लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये उसकी भी एक्टिविटी है कि नहीं? 5 सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन 1 मिनट, ये उसकी एक्टिविटी आपने नोट किया 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब जहां एंजाइम है, जहां एंजाइम वर्क कर रहा है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, या तो आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओ, या अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो लैब का बढ़ाओ, ठीक है? तो आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ा के देखो, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस किया, तो आपको ऐसा दिखा कि अब वही एंजाइम 1 मिनट में ही 1 मिनट में ही 10 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। बताओ सृष्टि, टेम्परेचर को आपने कितना बढ़ाया है? 10 डिग्री बढ़ा। और एंजाइम का एक्टिविटी कितना से बढ़ा है? तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तुम मत बोलो, नेटवर्क प्रॉब्लम से बहुत इरिटेशन होता है। हाँ ठीक, बताओ। एंजाइम का डबल हुआ। फिर साइंटिस्टों ने ये भी चेक किया दोबारा से कि अगर कोई एंजाइम ऑलरेडी 35 डिग्री पे काम कर रहा था और वो 35 पे 10 सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा था, तो जब टेम्परेचर घटा के 25 कर दिया गया तो 10 से घटाया गया है, तो देखा गया कि एंजाइम अब 1 मिनट में 5 ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर पा रहा है। तो बताओ अतिक, टेम्परेचर को आपने कितने से घटाया है? 10 डिग्री सेल्सियस हाफ। तो एंजाइम की एक्टिविटी कितनी हो गई? हाफ हो गई। हाफ हो गई। एंजाइम की एक्टिविटी हाफ हो गई, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट किया ना, एंजाइम की एक्टिविटी हाफ हो गई। दिस इज अ थंब रूल। जैसे बढ़ेगा वैसे ही घटेगा, यहाँ डायरेक्शन निकालने वाला कोई रूल नहीं है, जैसे बढ़ेगा वैसे ही घटेगा। और ये कंसेप्ट केवल विदिन रेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आउट फ्रॉम द रेंज कैसा नहीं होगा, देखना गौर से देखना। सपोज दैट कि कोई एंजाइम ऑलरेडी 35 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा था, राइट? 35 पे काम कर रहा था, आपने थंब रूल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस। और सुना ध्यान से, वो 35 डिग्री पे ऑलरेडी 10 सबस्ट्रेट 1 मिनट में वो कन्वर्ट कर रहा था। ओके, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है? 10 सबस्ट्रेट 1 मिनट में, एंजाइम बहुत ज्यादा फास्टेस्ट होता है, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। 35 डिग्री सेल्सियस पे 10 सबस्ट्रेट को 1 मिनट में वो कन्वर्ट कर रहा था प्रोडक्ट में। आपने थंब रूल पढ़ा किताब में और तुरंत जाके टेस्ट ट्यूब का या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कैसे भी बढ़ा दिया और 45 डिग्री कर दिया। और आप किस उम्मीद में बैठे थे? किस उम्मीद में बैठे थे बोलो? 10 डिग्री बढ़ाने के बाद कि 20 सबस्ट्रेट पर 20 मिनट सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाए, इस उम्मीद में तो बैठे थे। अफसोस की बात है कि आपकी उम्मीद पर पानी फिर गया और आप देख रहे हैं कि अब 2 या 3 प्रोडक्ट 1 मिनट में कन्वर्ट हो रहा है। आपने थोड़ी देर का बाद देखा कि अब प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है। ये क्या हो गया? क्या आपको बताएगा? एंजाइम डीनेचर हो गया। एंजाइम डीनेचर 40 तक ही काम करता है। आप बियॉन्ड द लिमिट चले गए ना, बियॉन्ड द लिमिट थंब रूल एप्लीकेबल ही नहीं। हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या हो गया? डीनेचर हो गया। फिर आपने सोचा चलो ठीक है, इसका मतलब समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाने पे मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जाने पे थंब रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो आपने सोचा कि चलो घटा के देखते हैं। तो सपोज दैट कि वही एंजाइम 35 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा था, 10 सबस्ट्रेट 10 मतलब कि 10 सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा था, और आपने क्या किया? टेम्परेचर को घटा के कितना कर दिया? नहीं, एग्जांपल मैं इसका लेते हैं, 25 का लेते हैं कि वो 25 पे वर्क कर रहा था, 25 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा था एंजाइम, ठीक है? और 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 5 सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा था। ओके, और आपने क्या किया? टेम्परेचर को घटा के कितना कर दिया? 15 डिग्री सेल्सियस। आप किस उम्मीद में बैठे थे? टेम्परेचर को कितने से घटाया थी? 10 डिग्री सेल्सियस। आप थंब रूल के अकॉर्डिंग से किस उम्मीद में बैठे थे? थ्योरेटिकली तो 2.5 सबस्ट्रेट पर 2.5 मिनट सबस्ट्रेट 1 मिनट में कन्वर्ट हो जाए। थ्योरेटिकली आप ये उम्मीद लगा रहे थे, आपको सबस्ट्रेट ही नहीं मिला, नेग्लिजिबल। ये क्या हो गया बताओगे?
एंजाइम की एक्टिविटी एंजाइम हो इनएक्टिव गई, हो गया है, एकदम इनएक्टिव हो लगभग गई। नेग्लिजिबल हो गया है, बस सेल जिंदा रह जाए इतना ही पे उसको आफत है। एंजाइम की एक्टिविटी एकदम नेग्लिजिबल हो चुका है। दिस इज द थंब रूल। थंब रूल एंजाइम के लिए दी गई है, अप्लीकेबल भी है, बट ये केवल और केवल विद इन द रेंज अप्लीकेबल है। और दुनिया के मोस्ट ऑफ द एंजाइम का ऑप्टिमम रेंज, ऑप्टिमम मतलब फेवरेबल रेंज, ऑप्टिमम रेंज 20 से 40 डिग्री है। मैं फिर कह रहा हूँ कुछ किताबों में 20 से 38 लिखा है, आप नियर बाय ऑप्शन देख लेना कि आपको नियर बाय क्या मिलता है। मैं 20 से 40 बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपके सामने ग्राफ बना दे, अगर टेम्परेचर और मान लो कि वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ क्या ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, नहीं इधर ले रहा हूँ मैं टेम्परेचर, नहीं इधर लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये 5 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे बताओ 20 डिग्री पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम रहेगी। 20 के पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन दिखेगी नहीं आपको। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम, तो लो सबसे कम मतलब ऐसा, ठीक है ऐसा, जीरो नहीं बोल देना, सबसे कम, जीरो थोड़ी है 20 पे। जीरो तो आप बोल सकते हो कि इधर जाके जीरो हो गया, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आपकी किताब क्या दिखाती है 20 से, तो 20 पे स्लो। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, एक्टिविटी बढ़ता जाएगा, 30 के आसपास, 30-35 के आसपास तो एक्टिविटी सबसे अधिक, फिर घटता जाएगा, फिर घटता जाएगा, और 40 पे फिर सबसे कम, सबसे कम के आसपास, मतलब 37 के आसपास ज्यादा आपको दिख रहा होगा, 37-35 के आसपास, फिर 40 से ज्यादा बढ़ाओगे एक्टिविटी घटेगा, फिर जाके जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ बोलो, आपको समझ में आया ये ग्राफ क्या कह रहा है कि इस पर्टिकुलर रेंज में ही, किस पर्टिकुलर रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में ही एंजाइम वर्क करता है, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम इसी रेंज में वर्क करता है। और एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है 35 से 37 के आसपास में, 35-37 के आसपास में। देखो सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा दिख रहा होगा। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में और एग्जाम में कई बार आता रहता है। दिस इज द टेम्परेचर स्पेसिफिसिटी और टेम्परेचर सेंसिटिविटी फॉर द एंजाइम। बोलो, बात क्लियर है? अब क्या है, तो ये तो क्या हो गया टेम्परेचर की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी। अब यहीं पे एक कंसेप्ट आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, एंजाइम टेम्परली इनएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी घट जाती है। तो अब थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं कि टेम्परेचर घटाने पे ऐसा क्या हो जाता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी कैसे घट जाती है। ठीक है, आप क्या करो, पहले यहाँ तक एक बार देख लो जल्दी से, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब जो बच्चे लाइव नहीं कर रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। देख लो यहाँ। सर हाँ बोलो। सर यूनिथर्मल और स्टीरियोथर्मल क्या होता है? फिर से बोलो। अच्छा, वो तुम इकोलॉजी नहीं पढ़े हो ना, इसलिए पूछ रहे हो। हाँ, इकोलॉजी नहीं पढ़े हो इसलिए पूछ रहे हो। सुनो, यूनिथर्मल और स्टीरियोथर्मल वो होता है, यूनिथर्मल वो होता है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर को हर हाल में मेंटेन करता है फिजियोलॉजिकली, खुद से अपना फंक्शन करके। उसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बदलने से बॉडी का भी टेम्परेचर नहीं बदलता है, वो किसी न किसी तरीके से, जैसे हम लोग यूनिथर्मल है, बर्ड और मेमल यूनिथर्मल है, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है जितना है उसका, जैसे हम लोग का 37 के आसपास है, मेंटेन करते हैं, चाहे इन्वायरमेंट में कोल्डनेस है या हॉटनेस है। अगर हॉटनेस आता है तो पसीना निकालते हैं हम लोग, और कोल्डनेस आता है तो शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं, तो उससे हीट बनता है। और गर्मी आता है तो पसीना निकलता है, उससे बॉडी का हीट घटता है। इस कदर हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 37। इसको बोलते हैं यूनिथर्मल एनिमल ऑर्गेनिज्म। स्टीरियोथर्मल क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट का बढ़ रहा है तो बॉडी का भी बढ़ रहा है। अरे बहुत ज्यादा बढ़ गया, भाग जाएगा वहां से, लेकिन वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। कोल्ड हो रहा है तो उसके बॉडी का भी टेम्परेचर कोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, भाग गया वहां से, ऐसी जगह चला गया जहाँ गर्मी है, लेकिन अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, उसको बोलते हैं स्टीरियोथर्मल। अब क्लियर है? हाँ, ये देखो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, थंब रूल वगैरह, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाली बातें भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, फ्री एनर्जी वाला बात, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, तो ऐसा कैसे? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे सबस्ट्रेट की
फ्री एनर्जी बढ़ती है और इसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी घटता है। अब कंसेप्ट आया एक्टिवेशन एनर्जी का। अभी आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो गई ना। कैसे डबल हो गई? टेम्परेचर बढ़ाने से सबस्ट्रेट को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिला होगा, फ्री एनर्जी, और वो फ्री एनर्जी मिलने की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है रेट ऑफ रिएक्शन का वो घटता है। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी का डिटेल चर्चा करते हैं अगले मीटिंग में, क्योंकि इस मीटिंग में करेंगे ना चर्चा बीच में रह जाएगी। तो काम करते हैं, अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं और वहां पे आपको बताते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। आप जब तक यहाँ तक पढ़ लीजिए, जल्दी से मिलते हैं अगले मीटिंग में।